जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमावत। काफी टाइम बाद अपन मिले हैं। थोड़ा सा तबियत में दिक्कत होने की वजह से नहीं अपन कर पाए कंटिन्यू। रेस्पिरेशन इम्प्लांट पाठकों में सोशल चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे और काफी कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया है। वैसे दो टॉपिक बचे हैं यहाँ पर और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पूरा अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ओवरव्यू यहां पर मैं आपको बताऊंगा जिससे एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक शब्द और चित्र जो है क्लियर आपको हो जाएगा। कोई भी डाउट वहां पर नहीं बचेगा। लेकिन उसको समझने से पहले जो पहले के सेशन अपन ने देखे हैं वो आपको आना चाहिए। उनकी एनसीईआरटी जो आपने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस इसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है ये। अब तीन शब्दों में ये कंप्लीट होता है, लेकिन क्या ये इतना इजी है जितना अपन इसे समझ रहे हैं? तो जवाब होगा नहीं। इसको समझना है रिलेट करके। आपने अब तक क्या देखा था? सबसे पहले अगर जो बात करें, अब ऐसा नहीं है कि सामने जो पढ़ाई हुई चीज आप बता रहे हो, अभी आप देखोगे आगे 2 मिनट बाद में तो आपको एहसास होगा कि क्यों ये जरूरी है जो आपने रिवीजन करवाया जा रहा है आपको वो। ठीक है, सबसे पहली चीज की अगर अपन बात करें, आपने बोला था कि रेस्पिरेशन जो प्लांट है, रेस्पिरेशन प्लांट है, वहां पर जो ग्लूकोज है उससे आपको एनर्जी मिलती है। रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो अपन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं C6H12O6 + 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 + H2 यहां पर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन ये आपने ग्लूकोज जो है वो यहां से आपने काम में ले लिया है। ऑक्सीजन का क्या रोल है? अभी तक जो स्टेप अपन ने देखे हैं, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, लिंक अभिक्रिया हुआ, लिंक रिएक्शन जिसे अपन बोलते हैं, क्रेब चक्र हुआ, वहां तक तो अपन ने ऑक्सीजन की कोई बात की ही नहीं है। तो क्या ये जो है पूरा ग्लूकोज से जो एनर्जी आपको मिल रही है हो चुकी है, कंप्लीट आपको एनर्जी मिल चुकी है? तो जवाब अपना होगा नहीं, अभी तक अपन को एनर्जी यहां से नहीं मिली। तो क्या रोल है उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो स्टेप था ग्लूकोज की अपन ने बात की थी। ग्लूकोज से क्या बनता है साहब? ग्लूकोज से आपके पास जो ग्लाइकोलाइसिस जो पाथ है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश सेम ही है। ग्लाइकोलाइसिस होता है और उसका रिजल्टेंट जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है? पायरुविक अम्ल आपको मिलता है। क्या मिलता है? पायरुविक अम्ल अपन को मिलता है, सिंपल सा। ठीक है, ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वहां से मिलता है पायरुविक एसिड। तो यहां लिख देता हूं मैं ग्लाइकोलाइसिस और यहां से अपने को मिला है पायरुविक अम्ल। चाहे तो हिंदी में लिख लो, चाहे तो इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मिला है पायरुविक अम्ल। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, यहां से अपन ने बात की थी एटीपी और NADH। एटीपी और NADH दोनों की अपन ने बात की कि प्रोडक्शन वहां पर होता है। ठीक है, पूरा स्टेप आपको बता रखा है, याद रखने की ट्रिक आपको बता रखी है। अब पायरुविक जो अम्ल है, पायरुविक अम्ल जो है, इसकी अगर अपन बात करें तो अपन ने अनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन में जैसे किण्वन की बात की थी, वहां पर एक तो एल्कोहलिक किण्वन था, दूसरा लैक्टिक अम्ल वाला था, वो अपन यहां पर बात नहीं कर रहे क्योंकि अपन का जो मेन उद्देश्य यहां पर वायवीय श्वसन से जो ऊर्जा यहां पर मिल रही है उसका निर्माण करने का उद्देश्य है। तो पायरुविक अम्ल आपके पास बन चुका था। पायरुविक अम्ल बनने के बाद में ये आपके पास किसमें गया था? ये गया था लिंक अभिक्रिया में। किसमें गया था? लिंक रिएक्शन में या लिंक अभिक्रिया जिसे अपन कह सकते हैं, उसके अंदर ये गया था। और लिंक रिएक्शन में जाने के बाद में यहां जो उत्पाद अपने पास बना था वो कौन सा था? एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम जिसे अपन बोल सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम इस प्रकार से लिखते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, तो ये आपके पास बना था। इस लिंक रिएक्शन में भी अपन ने बात की थी कि यहां पर भी क्या होता है? NADH का निर्माण यहां पर होता है। एक CO2 वहां पर निकल जाती है और बाकी जो है दो जो है वो आपके पास क्या करता है? एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कर रहा है। और एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो आपके पास आगे की ओर चलता है, मार्कर गुरुत्वाकर्षण से नीचे चला गया। एसिटाइल जो कोएंजाइम वो आगे की ओर आपके पास चलता है और किसके अंदर प्रवेश करता है? क्रेब चक्र के अंदर वो प्रवेश करता है, जहां उसको मिलता है OAA, ऑक्सलो एसिटिक एसिड, और वापस से वो जो 4 कार्बन वाला और ये 2 कार्बन वाला जो है मिलता है और एक चक्र का वहां पर कंटिन्यू वो प्रोसेस यहां पर करते रहते हैं। ठीक है, ये अपन ने यहां पर बात कर लेती। OA की जो अपन ने बात की थी वो आगे चलकर अगर अपन बात करते हो, जैसे सिट्रिक अम्ल हुआ आपके पास, पूरा चक्र आपको बता रखा है, ट्रिक भी आपको यहां पर बता रखी है, वो सिट्रिक अम्ल का निर्माण करेगा।
लेकिन इस क्रेब चक्र में भी अपन ने क्या बात की थी, यहां पर आपके पास NADH का निर्माण होता है, GTP ATP की बात की थी अपन ने, ठीक है, और FADH2 की भी यहां पर अपन ने बात की थी, लेकिन मेनली मैं सिंपल सा NADH लिख रहा हूं, बाकी सारे आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा भी आप चाहो तो लिख सकते हो, यहां पर जैसे GTP लिख सकते हैं अपन, और FADH2 अपन लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, FADH2, और बाकी इसके अंदर भी ATP वगैरह होता ही है, वो सिंपल सा आपको याद रखना, ठीक है। तो ये जो स्टेप है यहां तक अपन पहुंच चुके हैं कि सिट्रिक अम्ल वगैरह बन रहा है, पूरी प्रोसेस चल रही है। मेन जो अपने को रिजल्ट यहां पर मिला है, वो मेन रिजल्ट अपने पास कौन सा है, NADH, और ये जो भी एनर्जी का प्रोडक्शन करने वाले हैं वो सबस्टेंट है यहां पर, ठीक है। अब बोले साहब यहां तक तो ये प्रोडक्शन हुआ, अब आगे का क्या यहां पर सीन है। तो सबसे पहली बात है कि ये जो प्रोसेस हो रही है वो कहां हो रही है, ये जो प्रोसेस आपको देखने को मिल रही है वो हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है शायद, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, सेल वाले चैप्टर से रिलेट आपको करना है, कोशिका वाले चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर आपको बता रखी है, ये अपने पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया वैसे गोलाकार तो नहीं होता है, लेकिन ठीक है, मैं जो बताना चाह रहा हूं मेम्ब्रेन के आधार पर, गोलाकार तो नहीं होता है, शू शेप कह सकते हैं अपन इसे। माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल समझने के हिसाब से आप लोग देखेंगे, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपन को यहां पर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया है सिंपल सा, जो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। उसमें कितनी झिल्ली होती है भाई साहब, उसमें कुछ इस प्रकार से दोहरी झिल्ली होती है, एक बाहरी होती है और दूसरी क्या होती है, आंतरिक होती है, कुछ इस प्रकार से ये, ठीक है। ये अपने पास है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये आपके पास हो गई आंतरिक झिल्ली। अब यहीं से आपका ETS वाला पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको देखने की जरूरत है। और ये जो ब्लैक कलर में मैंने बता रखी है, ये आपके पास हो चुकी है बाहरी झिल्ली। कौन सी, बाहरी झिल्ली, इंटरनल और एक्सटर्नल, इन दोनों के बीच का जो अवकाश है उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या अंतर कोशिका अवकाश बोल सकते हैं, अंतर झिल्ली अवकाश जिसे अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अंतर झिल्ली अवकाश आपके पास हो चुका है, अंतर झिल्ली अवकाश या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से इंग्लिश में बोलते हैं। अंदर की ओर जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है, उसके अंदर की ओर जो भी आपको यहां पर सबस्टेंस मिल रहा है, फ्लूइड आपके पास मिल रहा है, आपके पास अंदर की ओर हो चुका है आधात्री। इसी से एनसीईआरटी का जो चित्र है वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक्स से इंग्लिश में अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स से इंग्लिश में अपन बोलते हैं। अब सुनो बात को, पहले जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस आपके पास हो रही थी, सिंपल सा अपन ने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है सब, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आधात्री आपके पास है, स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से होती है, दोहरी झिल्ली युक्त, क्लोरोप्लास्ट भी दोहरी झिल्ली युक्त होता है, साइड में क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, न्यूक्लियस भी दोहरी होता है। तो ये कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेली है, कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, तीन के नाम मैंने बताए। अब यहां पर आपके पास क्या हो, जो भी ग्लूकोज था, जैसे स्टोर फूड था, स्टार्च था, वो ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ या डाइसैकेराइड में परिवर्तित हुआ, फिर मोनो में परिवर्तित हुआ, फिर ये स्टेप आया, फिर ये इस प्रकार से आपके पास आया। यहां पर आपके पास प्रोसेस हो रही है कुछ, यहां पर आपके पास क्या हुआ, ये NADH आए, कहां से आए, यहां से भी आ सकते हैं, ये मतलब ये बाहर से नहीं आ रहे, ये प्रोसेस चल कर आ रही है, अंदर ही चल रही है, ठीक है। ये मत सोचना कि बाहर से आ रहे, ग्लाइकोलाइसिस अंदर ही हो रहा है, ये भी अंदर ही आपके पास, मतलब NADH ओवरऑल कहां है, अंदर ही आपके पास यहां पर प्रोड्यूस हुआ है। और प्रोड्यूस कैसे हुआ है, वो आपके पास हुआ है NAD+ के साथ में जब H+ जुड़ा तो आपके पास क्या बना, NADH बना। ये जगह जगह कुछ इस प्रकार से प्रोसेस चली थी, मल्टीपल स्टेप में, एक से अधिक स्टेप में, ठीक है, यहां से ही चल चुकी। अब ये जो NADH है, इसका मेन रोल है। अगर हम देखें इस प्रोसेस को, तो ये ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बना, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब चक्र, ये जो प्रोसेस आपको यहां पर बताई जा रही है ना, ये एक प्रकार से क्या है, इसका ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीकरण है ये। और ऑक्सीकरण की अपन सिंपल सी बात समझ में आती ही आपको, हाइड्रोजन से रिलेटेड बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड अगर अपन बात करते हैं तो वो आपके पास होता है सिंपल सा, मतलब जो ऑक्सीकरण आपके पास हुआ उसका रिजल्ट आपके पास क्या मिला, NADH यहां पर आपके पास मिला, ठीक है, NADH यहां पर मिला। इस टॉपिक के साथ में अपन ऑक्सीडेटिव फॉस्फीकरण भी पढ़ते हैं, वो बाद में आपको बताऊंगा। अभी ETS को समझने का एक ओवरव्यू मैं यहां पर सेट कर रहा हूं जिससे आपको आसानी समझ में आए। तो ये जो NADH है, यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसके साथ में गए हैं, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकले थे ग्लूकोज से, वो कहां गए, NADH से। ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना,
ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन निकलता है। ये कुछ परिभाषा है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन ग्लाइकोलाइसिस या जो लिंक रिएक्शन या क्रेब चक्र से निकले थे वो कहां गए, NADH पे गए हैं यहां से, इससे। ठीक है, अब होता क्या है कि ETS, सबसे पहला सवाल आपको ध्यान में रखना है कि ETS कहां होता है, ETS कहां संपन्न होता है। ध्यान में रखना है ETS जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वहां पर संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस वगैरह की बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना कहां होता है और कहां नहीं होता है। अगर नहीं ध्यान में रखेंगे तो फिर दिक्कत यहां पर हो सकती है। अब होता क्या है कि ETS जो है वो कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, और आंतरिक झिल्ली पर छोटे छोटे यहां पर वलन होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, वलन होते हैं। ये जो है ना, ये वलन, ये वलन, ये वलन, जो इन्हें अपन बोलते हैं क्रिस्टे। इन वलन को अपन बोलते हैं क्या, क्रिस्टे। ठीक है, इन वलन को अपन ने बोला है क्रिस्टे। और इन्हीं वलन के ऊपर आपके पास क्या होता है, कुछ वाहक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के वाहक के जैसे काम करते हैं। ये आपके पास होता है कैरियर या वाहक, इसे अपन बोलते हैं। अब यहां से होता क्या है कि ये जो NADH है वापस से क्या होगा, Na जो DH है वो वापस से किस में परिवर्तित होगा साहब, NAD+ में परिवर्तित होगा, प्लस H में परिवर्तित यहां पर होगा। चाहे अपन इसे बोल सकते सिंपल सा। और यहां से इलेक्ट्रॉन भी जो निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इन वाहक पर जाएगा। एक वाहक से दूसरे भाग, दूसरे से तीसरे भाग, तीसरे से चौथे भाग, चौथे से इस प्रकार से आगे की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट यहां से होता रहता। बचा ये आपके पास जो H यहां पर बचा है, यहां लिख देता हूं मैं H, वो क्या होगा यहां से साफ सिंपल सा, वो यहां से क्या होगा, यहां से इसका भी रोल होगा। ATP ऐसे थोड़ी बनेगा, हाइड्रोजन जो है यहां से, ये जो मैट्रिक्स आपको बताया जा रहा है, आधात्री यहां से बताया जा रहा है, हाइड्रोजन यहां से कहां जाएगा, इस आधात्री के अंदर यहां से ये चला जाएगा। जैसे जगह जगह जो भी आपके पास ये हाइड्रोजन यहां आ गया, या बहुत सारे जो हाइड्रोजन यहां पर बनेंगे वो इस आधात्री से कहां आ जाएंगे, जो अपने अंतर झिल्ली अवकाश है वहां पर ये आ जाएंगे। आधात्री से कहां आ रहे, अंतर झिल्ली जो अवकाश है वहां पर इंटरमेम्ब्रेन जो स्पेस है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो यहां पर आपको बताया जा रहा है, उस अवकाश में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आपके पास क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से अंदर की ओर यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, इतना सा पॉइंट क्लियर है। ये आपके पास हाइड्रोजन यहां पर आ चुके हैं। अब यहां जो साइकिल चल रहा था, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था, लिंक रिएक्शन हो रही थी, क्रेब चक्र यहां पर चल रहा था, चाहे तो आप लिख देता हूं मैं, ये ग्लाइकोलाइसिस, ये लिंक रिएक्शन और ये आपके पास क्रेब चक्र जो यहां था। तो इनको वापस से क्या होगी, इस NAD+ की जरूरत होगी, तभी तो वो क्या हुआ, NADH का निर्माण करेगा। तो बोले NADH का निर्माण कैसे करेगा, हाइड्रोजन तो आपके पास है ही नहीं। तो ये जो हाइड्रोजन यहां आया है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, अंतर झिल्ली अवकाश में, आपने जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया था तब मैंने कुछ इस प्रकार से बताया था। ठीक है, ये इस प्रकार करके अपन ने डायग्राम जो देखा था, ये आपके पास F0 था, ये आपके पास F1 था। और हाइड्रोजन की जो प्रवणता है, क्योंकि हाइड्रोजन इसके अंदर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, इस हाइड्रोजन की प्रवणता जब यहां से टूटती है, ग्रेडियंट बनता है, टूटता है, तो यह हाइड्रोजन जब अंदर की ओर आता है तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, ATP का निर्माण यहां पर होता है। ठीक है, और ये वापस से क्या होता है, काम में यहां पर आता है, NAD+ के साथ में हाइड्रोजन यहां पर जुड़ता है। इस प्रकार से क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। रही बात इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन की भी तो यहां पर आप बात कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, हाइड्रोजन तो वापस लेके आ गए, लेकिन यहां जो इलेक्ट्रॉन है इनका यहां पर क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां लिख देता हूं मैं, सिंपल समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ते हैं। इसीलिए यहां से एक अच्छा प्रश्न पूछता है, एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दे रखा है इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो CO2 है, क्या वो हाइड्रोजन है, क्या और कुछ है वो। तो यहां इलेक्ट्रॉन आपके पास है, ऑक्सीजन आपके पास है, और हाइड्रोजन जब यहां पर होगा तो वो क्या बनेगा, H2O का निर्माण करेगा। मेटाबॉलिक H2O इसे अपन बोलते हैं, उपापचय जल इसे अपन यहां पर बोलते हैं। और ये इसके बाद में क्या होती है, रिएक्शन कंप्लीट होती है H2, क्योंकि CO2 तो अपन ने पहले ही निकाल दी थी, यहां पर H2 आपके पास बनता है, एनर्जी यहां पर आपके पास बनती है, ये यहां से आई बात समझ में। तो ये जो स्टेप आपको बताया जा रहा है इन्हीं अपन बोलते हैं क्या, सिंपल सी डेफिनेशन अगर अपन बोले तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर उपस्थित वाहक के द्वारा जो गति हो रही है यहां पर, जिसकी वजह से ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है, उससे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसे अपन यहां पर क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या इतनी सी बात क्लियर है।
इतनी सी बात अगर क्लियर होगी तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब यहां जो NADH बन रहे हैं, ATP बन रहे हैं, GTP बन रहे हैं, FADH2 बन रहे हैं, वो सब मैंने आपको अलग अलग बता रखे हैं जब इन टॉपिक को मैंने आपको डिस्कस किया था। फिर भी जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं अलग से आपको बता दूंगा किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए। ठीक है, ये अपने पास सिंपल सा एनसीईआरटी का ETS समझने का सिंपल सा तरीका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी यहां जितने भी कॉम्प्लेक्स है, 4, 5, 10, 20 कितने भी कॉम्प्लेक्स है, वो यहां पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी एनसीईआरटी के चित्र की अपन बात करते हैं कि एनसीईआरटी के चित्र को कैसे आपको समझना है, जो सामने मैंने यहां पर बना रखा है उसके हिसाब से। बाकी स्टेप जो है कॉम्प्लेक्स वो अलग से सेशन अपन करेंगे ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से चित्र आपको बता रखा है। ये आधात्री है जिसे अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके पास आएगा अंतर झिल्ली अवकाश। यहां पर थोड़ा सा उस तरफ बनाते हैं जिससे अपना काम आसान हो जाए। ठीक है, एनसीईआरटी के चित्र के लिए बता रहा हूं मैं कि एनसीईआरटी का चित्र में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये आपका आधात्री हो गया, ये हो गया अंतर झिल्ली अवकाश, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो मैंने लिखा है अंतर झिल्ली अवकाश। और ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास अपने पास सिंपल सा हो गया। अच्छा, यहां पर थोड़ी सी एक चीज ये है जिसे ये अंतर झिल्ली अवकाश से पहले अपने पास कौन सा आ रहा है, यहां पर ये आधात्री हो गया, ये अपने पास हो गया आंतरिक झिल्ली, और उसके बाद में अपने पास आ गई ये अंतर झिल्ली अवकाश या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, हिंदी में अगर कुछ गड़बड़ हो तो इंग्लिश वाला ध्यान में रखना। और यहां पर अंतर झिल्ली अवकाश के बाहर क्या होती है, बाहरी झिल्ली। क्या होती है, बाहरी झिल्ली आपके पास सिंपल सी यहां पर होती है। इस चित्र को आप देखेंगे यहां से आपको समझ में आएगा। यह आधात्री है आपके पास सिंपल सा। एनसीईआरटी का चित्र को समझाने की कोशिश में करूंगा। यहां से यह आधात्री आपके पास हो गया और ये आंतरिक झिल्ली आपके पास हो गई यहां पर। अब ऐसा नहीं कि आंतरिक झिल्ली भी 2 हो गई, नहीं, वो जो झिल्ली है ना, ये मेरी उंगली है, यहां से और यहां से, मतलब जो थिकनेस से घुसना होगी ना, तो ये आपके पास आंतरिक झिल्ली मैंने बनाई। ठीक है, समझ सोचना कि आंतरिक झिल्ली भी 2 है। और ये अंतर झिल्ली अवकाश है, मतलब बाहरी और आंतरिक के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, अंतर झिल्ली अवकाश। ये बाहरी झिल्ली है कुछ इस प्रकार से, और ये आपके पास आधात्री है। मतलब इस प्रकार से आप इसको गोला बनाओगे ना पूरा का, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा इस चित्र का। एनसीईआरटी के चित्र में आपको यही दे रखा है कि जो आधात्री आपके पास सिंपल सा जो मैट्रिक्स है, वहां से जो NADH है वो किसमें परिवर्तित हुआ है, NAD+ और H में। किसमें, NAD+ और आपके पास किसमें परिवर्तित हो रहा है, H+ आयन में, यहां पर H में परिवर्तित हुआ था। ये जो आपके पास H है, उस चित्र को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो H आपको यहां से बताया जा रहा है वो अंतर झिल्ली से आपके पास कहां आ रहा है, अंतर झिल्ली अवकाश में आपके पास आएगा। जितने भी, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, चाहे जो भी हो, जो हाइड्रोजन है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, जो भी है H की जो अपन बात कर रहे हैं, H+ की जो अपन बात कर रहे हैं, वो यहां कहां से आएगा, आधात्री से अंतर झिल्ली अवकाश में आएगा। यहां पर आप देखेंगे हाइड्रोजन आधात्री से अंतर झिल्ली अवकाश में आया, ना कि आंतरिक झिल्ली पर। ठीक है, और यहां जो आंतरिक झिल्ली आपको बताया जा रहा है, इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे जो कॉम्प्लेक्स अपने को बता रखे हैं वो कौन से, चाहे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो वो सब यहां इस आंतरिक झिल्ली के अंदर अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये हाइड्रोजन यहां से यहां आते हैं फिर आगे की ओर चलते रहते हैं, और सबसे लास्ट में आपके पास जो फाइनल एक्सेप्टर है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल एक्सेप्टर है जिसे अपन कह रहे हैं ऑक्सीजन, उसके साथ में जुड़कर आपके पास क्या कर देगा, H2O का निर्माण यहां से कर देगा। चित्र को ये आपको समझना, ये जो मैंने बनाया है सेल वाला जो अपना चैप्टर है कोशिका वाला, वहां से इस चित्र को मैंने बनाया है। ETS होता कहां है, बाकी स्टेप कहां होता है, ये मैंने आपको बताया। इसी का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन, जैसे मान लो इतने से पार्ट को मैंने काट लिया है और इसको मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, बड़ा करके यहां पर बता रहा। अरे बात समझ में, तो इससे आपको आसानी से समझ में ये आ जाएगा। चलो, ये उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ में आया है। इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा, पूरा लंबा मैं नहीं बताऊंगा एक सेशन में। ठीक है, सारी चीजों को आप एक बार रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी साथ साथ में लेके पढ़ो तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इसके आगे का जो पोर्शन जो मेन है अपना कॉम्प्लेक्स वाला, वो जो कॉम्प्लेक्स आपको बता रखे थे 3-4 जो कॉम्प्लेक्स है वो अपन डिस्कस करेंगे। एक एक चीज को वहां पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ट्रिक भी मैं आपको यहां पर बता दूंगा याद रखने की। ठीक है, पर इसको आप देखिए, सेशन को खुद के नोट्स बनाइए, चित्र बनाइए, एनसीईआरटी इसके बाद जरूर पढ़िए, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।